Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss पे आपका स्वागत है बच्चे। आज मैं आपको अपना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करूंगा, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन का। टॉपिक होगा रूल्स फॉर अकाउंटिंग क्वेश्चन। कुछ रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। वो रूल्स पढ़ने के बाद वो सारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन आसानी से आपसे बनेंगे। अब वन बाय वन करके मैं रूल्स लिखवाते जाऊंगा और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, लॉजिक बिहाइंड दैट सिखाते जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1 से। ठीक है, पहला नंबर हम इधर ट्रांजैक्शंस भी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं, मतलब किस पे प्रभाव पड़ा, एसेट लायबिलिटी किस पे। सीरियल नंबर 1, कैपिटल ब्रॉट इन। जब भी आप बिजनेस में पैसा लाएंगे, जब भी आप बिजनेस में पैसा लाएंगे तो आपकी जो कैश है वो बढ़ेगी और साइमल्टेनियसली आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप बिजनेस में पैसा लाएंगे कैश, ये मान लो बिजनेस में हम ये पैसा लगाए, बिजनेस में पैसा लगाए तो ये पैसा बिजनेस में आया और साथ में बिजनेस में किस रूप में पैसा आया, पूंजी के रूप में। तो बिजनेस में कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। दूसरा नंबर, ड्राइंग। मान लेते हैं बिजनेस से हम पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, व्हेन प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग गुड्स में भी होगा, हम वो अलग बात है, लेकिन हम अभी फिलहाल कैश की बात कर रहे हैं। तो अगर मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करेगा ना मेरे भाई, तो आपके कैश जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे और साथ में आपके पूंजी भी घट जाएगा। बिजनेस से पूंजी निकल गया ना, किस रूप में निकला, कैश के रूप में। तीसरा, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना समझते हैं ना, गुड्स खरीदने से अलग होता है। और फिक्स्ड एसेट को आप जब परचेज करेंगे तो वहां दो कंडीशन होगा। पहला, या तो आप कैश में खरीदेंगे और या तो क्रेडिट में खरीदेंगे। और जब फिक्स्ड एसेट कैश में खरीदेंगे ना, तो कैश जो है वो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब भी आप फिक्स्ड एसेट कैश में खरीदेंगे तो कैश आपका माइनस होगा। बातें समझ में आया या नहीं आया। दूसरा, वो पार्टिकुलर फिक्स्ड एसेट भी इंक्रीज कर जाएगा। जो एसेट आपने खरीदा, मान लीजिए बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग भी इंक्रीज कर जाएगा। कैश घटेगा और साथ साथ बिल्डिंग भी बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने एसेट्स उधारी में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, और जब भी उधारी में एसेट्स खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फिक्स्ड एसेट्स तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स तो आपकी इंक्रीज कर गई, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी आपके ऊपर पड़, बोझ बढ़ गया, एक लायबिलिटी इंक्रीज कर गया कि हमें पेमेंट करने हैं, हमें पेमेंट करने हैं। लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ गया। अब फिक्स्ड एसेट में आप जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदोगे उसका नाम लिख दोगे, लायबिलिटी में जो भी लायबिलिटी होगा उसका नाम लिख दोगे, है ना। चौथा नंबर, कैश एसेट्स खरीद लिए, जरा गुड्स खरीदते हैं, है ना। गुड्स परचेज, अब गुड्स परचेज भी दो तरीके से होगा। वो कैश, मान लेते गुड्स कैश में खरीदें, और जब भी गुड्स कैश में खरीदेंगे ना तो आपकी कैश जो है माइनस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब भी गुड्स माइनस खरीदेंगे कैश में तो कैश आपकी माइनस हो जाएगी। साथ में आपका स्टॉक भी बढ़ जाएगा। कैश तो घटेगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा।
बढ़ जाएगा, सॉरी, कैश घटेगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। कैसे भाई? आपने कोई गुड्स खरीद के लाया, मान लो ये सामान है, गुड्स किसको बोलते हैं? जिसको हम बेचने के मकसद से खरीदे हैं। मान लो ये पेन हम बेचने के मकसद से खरीदे हैं, तो पेन खरीदते समय मेरा कैश घट गया और ये पेन मेरे पास आ गया, स्टॉक बढ़ गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमने गुड्स उधार में खरीदा, फॉर क्रेडिट, हमने गुड्स उधार में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो जाहिर सी बात है, हमने क्रेडिट में अगर कोई गुड्स खरीदा है तो मेरा स्टॉक तो बढ़ेगा ही, मेरा स्टॉक तो बढ़ेगा ही, और साथ में साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, और साथ में हमारी एक लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? आइए पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर। अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमने अपने क्रेडिटर्स का जिससे उधार में खरीदे हैं ना, उसको हम पेमेंट करेंगे, तो मेरा कैश घटेगा और साथ में लायबिलिटी भी घटेगा। हम अगर क्रेडिटर को कैश देंगे तो मेरा कैश घटेगा, और लायबिलिटी को पेमेंट कर दिए तो अब हमको भविष्य में पेमेंट नहीं करना है, तो लायबिलिटी भी घट गया। बात समझ में आया? आइए, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स अब बेचते हैं बहुत तरीके से। सेल ऑफ गुड्स नंबर वन। अब सेल ऑफ गुड्स में बहुत तरीका हो सकता है। या तो हम गुड्स बेचे जिसमें हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, या तो गुड्स बेचे जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ, या तो गुड्स बेचे हमें लॉस हुआ। आइए हम तीनों कंडीशन को जरा देखते हैं। मान लेते हैं एक गुड्स हमने बेचा जिसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया थी, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5,000। हमने बेचा, सोल्ड फॉर कैश रुपीस 6,000। हमने 5,000 का जो सामान था जिसकी वैल्यू थी, उसको हमने 6,000 में बेच दिया, और जाहिर सी बात है हमारा पास जो स्टॉक था वो घट जाएगा। हमारे पास जो स्टॉक था वो डिक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है हमारा स्टॉक डिक्रीज कर जाएगा। अब स्टॉक डिक्रीज कितने से करेगा भाई? तो 5,000 से मेरा स्टॉक घट जाएगा, और हमने बेचा है कैसे? कैश में बेचा है, तो हमारा साथ में कैश तो बढ़ेगा 6,000 से। अब स्टॉक हम क्यों 5,000 से माइनस करेंगे? सवाल ये उठता है, भाई मैंने जो सामान खरीद के लाया है तो जिस दाम पे खरीद के लाया उसी दाम पे ना घटेगा। हाँ, भले हमको कैश 6,000 मिला है तो हमको प्रॉफिट हुआ, ये हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में है कि हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। और जाहिर सी बात है हमने रूल्स पढ़ा है कि जब भी प्रॉफिट हो तो कैपिटल हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे कैपिटल हम कितने से बढ़ाएंगे? 1,000 से। क्यों बढ़ाएंगे भाई? तो हमें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है 1,000 का, और जब भी प्रॉफिट होता है कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो हमने 5,000 का सामान खरीद के लाया था जिसे बेच दिया, तो 5,000 का मेरा सामान कम हो गया, और कैश मेरा 6,000 आया, और 1,000 का प्रॉफिट हुआ जिससे हम कैपिटल बढ़ा दिए। अब LHS RHS अपने आप में देख लो, ये दोनों LHS की बात है और ये RHS की बात है। तो LHS में भी 1,000 है, RHS में भी 1,000 है। अकाउंटिंग क्वेश्चन टैली, एकदम क्लियर, झकास। दूसरा पॉइंट, एक सामान था गुड्स का जिसको बेच रहे हैं मान लो 5,000 में, ये सोल्ड हुआ राम को उधारी में अनक्रेडिट 6,000 में। भाई सामान खरीद के लाए और 6,000 में हम बेच दिए,
सामान खरीद के लाए, 6,000 में बेच दिए। लेकिन इस बार हम कैश में नहीं बेचे, हम क्रेडिट में बेचे, उधारी में बेचे, राम को बेचे। राम जिसको बेचे होंगे ना, वो हमारा डेटर होगा। भाई गुड्स हम जिसको सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर। तो यहाँ पे जो राम आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, मेरे बच्चे, तो ये जो राम है ना वो मेरा डेटर है, क्योंकि हम गुड्स किसको बेचते हैं? अपने डेटर को। तो 5,000 का तो सबसे पहले हमारा स्टॉक घट गया, स्टॉक डिक्रीज कर गया 5,000 का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा डेटर जो कि एसेट होता है ना, वो बढ़ गया 6,000 से, और साथ में हमको 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा 1,000 रुपया से, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया। अरे भाई 5,000 का सामान हमने 6,000 में बेच दिया, उधारी बेचा, ठीक है, उधारी बेचा तो डेटर बढ़ा दिए, कैश में बेचते तो कैश बढ़ा देते। बेचेंगे तो पैसा आएगा, डेटर भी तो पैसा देगा भविष्य में, तो डेटर भी तो एसेट है। तो एक स्टॉक घटा, डेटर बढ़ा, दोनों के डिफरेंस को हम कैपिटल में बढ़ा दिए। तो अगर हम LHS RHS पे इफेक्ट की बात करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, 1,000 दोनों तरफ होगा। तीसरा कंडीशन इसी क्वेश्चन का हम लोग पढ़ लेते हैं जरा। मान लेते हैं कॉस्ट ₹5,000 है और हमने बेचा सोल्ड फॉर ₹4,500 इन कैश। हमने कैश ही में बेचा, लेकिन 45 रुपये में बेचा, तो जाहिर सी बात है लॉस हो गया हमको 500 रुपये का। तो जाहिर सी बात है हम सामान बेचे हैं, तो मेरा जो स्टॉक है वो घटेगा 5,000 से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक कैश बढ़ेगा 4,500 से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरा जो कैपिटल है ना भाई, वो डिक्रीज कर जाएगा 500 से। क्यों 500 से डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि हमें लॉस हो गया। अब चौथा केस भी हो सकता है, 5,000 का सामान 5,000 में बेच दे, तो 5,000 में बेचेंगे तो 5,000 का स्टॉक घटा देंगे और 5,000 का कैश बढ़ा देंगे, कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन इजी होता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। तो ये छठा नंबर चल रहा था, तो ये कंडीशन होता है। सातवां नंबर में आ जाओ। हमने उधार बेचा था ना, उससे हम पेमेंट लेते हैं। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने उधार बेचा था ना अपने डेटर्स को, उनसे हम पैसा लेते हैं। और जब भी हम डेटर से पैसा लेंगे तो मेरे पास तो कैश बढ़ेगा, और साथ साथ डेटर जो एसेट है वो घट जाएगा। देखो भाई, ये जो हम आइटम है ना लिखवा रहा हूं, इधर एसेट है उधर लायबिलिटी है, तो उस पर जरा ध्यान देना। ये सारे एसेट्स के आइटम है और ये लायबिलिटी और कैपिटल के आइटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, तो अगर हमारे डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया तो हमें कैश मिल गया, कैश बढ़ गया। और डेटर जो हमसे उधारी खरीदा था वो घट गया ना, पेमेंट कर दिया तो उसका काम खत्म। जैसे मान लेते हैं आपने आपने किसी से उधार खरीदा है, तो आप उसके लिए डेटर हो गए, तो आप उसको पेमेंट करेंगे तो उसका पैसा बढ़ेगा, और साथ साथ आप डेटर हैं तो आप तो घटेंगे ना। तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट घट गया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आठवां नंबर, आप इसको रट लेना, बिल्स रिसीवेबल ड्रोन ऑन डेटर। बिल्स रिसीवेबल ड्रोन ऑन डेटर, कभी कभी डेटर को कैश ना देके बिल्स, डेटर हमको कैश ना देके, जो मेरा डेटर है वो हमको कैश ना देके चेक दे दिया, बिल्स रिसीवेबल दे दिया। चेक की तरह होता है बिल्स रिसीवेबल। थोड़ा हम बिल्स रिसीवेबल चैप्टर जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे तो वहां पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी तो समझो बस एक एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स रिसीवेबल, जो डेटर हमने थमा दिया, पेमेंट कर दिया बिल्स रिसीवेबल से। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो बिल्स रिसीवेबल है ये भी एक एसेट है, वो बढ़ जाएगा। और मेरा जो डेटर है वो अब तो पेमेंट कर दिया, वो घट जाएगा। क्लियर है ना। आइए 9 नंबर में आते हैं। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स।
आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, उनको आपने उनसे बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो वैसे स्थिति में आपका बिल्स पेबल बढ़ जाएगा और क्रेडिटर बेचारा घट जाएगा, क्योंकि आपने तो उसको पेमेंट कर दिया ना, बिल्स पेबल से किया। ठीक है ना, क्लियर है? तो एक लायबिलिटी बढ़ गया और एक लायबिलिटी घट गया। 10वां नंबर आइटम में आते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन का पेमेंट किया। अब लोन का पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, और जब भी लोन का पेमेंट कैश में करेंगे तो आपका कैश घटेगा, और साथ में लोन एक लायबिलिटी है वो भी घटेगा। लोन क्या है? एक लायबिलिटी है, वो भी घटेगा। मान लीजिए आपने लोन का पेमेंट कैश में ना करके शेयर से किया, ऐसी बात हो सकती है। कैश में ना पेमेंट करके आपने उसे शेयर दे दिया। भाई ये 12th का थोड़ा टॉपिक है। शेयर क्या होता है आपको कंपनी में मिलेगा। इसे तो हम पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तो हम जरा पढ़ा देते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कंपनी क्या किया, आपको लोन लौटाना था। कंपनी ने लोन ले रखा था बैंक से, कंपनी को लोन चुकता करना था। वो इस बार पैसा नहीं दिया, और पैसा नहीं दिया लोन को घटाना भी है, तो पैसा नहीं दिया तो लोन घटा दिया, लेकिन शेयर कैपिटल दिया, और शेयर कैपिटल दिया तो कैपिटल बढ़ गया। मतलब लोन को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, पूंजी बना दिया उसको, उसको मालिक बना दिया बैंक को उतना का जितना लोन दिया था वो, तो लोन घट गया, कैपिटल बढ़ गया। तो 12th का टॉपिक, आप इसको नहीं ध्यान में देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 11वां नंबर आते हैं, परचेज रिटर्न। आपने नाम सुना है परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप खरीद के लाए हैं तो स्टॉक बढ़ा था, और लौटाएंगे तो स्टॉक घटेगा। अब सवाल ये उठता है कि स्टॉक जब घटेगा तो जाहिर सी बात है आपका क्रेडिटर जो एक लायबिलिटी है वो भी घट जाएगा, क्योंकि खरीद के लाए होंगे उधारी ना। कैश खरीदा हुआ गुड्स, कैश खरीदा हुआ जल्दी लौटता नहीं है। कैश खरीदा हुआ जल्दी क्या होता है? लौटता नहीं है। वैसे सिचुएशन में आपको तो लौटाना है ही है, तो आप कैसे लौटाएंगे? तो आपका क्रेडिटर घट गया, तो स्टॉक भी घट गया और क्रेडिटर भी घट गया। क्लियर है ना बच्चे? 12 नंबर, खर्चे के बारे में पढ़ते हैं। अब खर्चे बहुत तरह के हो सकते हैं। खर्चे तुरंत आप पे कर दिए, खर्चे बाद में पे किए, खर्चे एडवांस में पे किए, या जो खर्चे पे किए हैं उसमें एडवांस शामिल है। बातें हो सकती है ना। तो खर्चे को थोड़ा जरा ध्यान से इंपॉर्टेंट समझ के इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने सैलरी पे किया। सैलरी एक खर्चा है और आपने पे कर दिया। जैसे ही पे किया तो आपका जो कैश है वो माइनस हो गया, और सैलरी एक एक्सपेंस है मेरे भाई, और एक्सपेंस के कारण फर्म को नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो कैपिटल उसका माइनस हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, आपने सैलरी पे नहीं किया, बकाया लगा दिया, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। और जब भी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, या इसको हम सैलरी अनपेड भी बोलते हैं, आपने अभी तक सैलरी पे नहीं किया, अनपेड बकाया है, बाद में पे करना, आउटस्टैंडिंग है, वैसे स्थिति में कैश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे? बढ़ा दोगे, क्योंकि आप सैलरी कैश में भी नहीं पे कर रहे हो, और सैलरी एक खर्चा भी है, उसके कारण आपका कैपिटल जो है माइनस भी हो जाएगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। तो एक बार तो एक लायबिलिटी बढ़ गया और एक कैपिटल घट गया। कैपिटल क्यों घटा भाई? तो कैपिटल इसलिए घटा क्योंकि सैलरी खर्चा है, खर्चा का क्या कारण कैपिटल घट गया। ठीक है,
और सैलरी अभी आप पे नहीं किए हैं तो आपके ऊपर बोझ है, एक लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको बोल सकते हैं। आप लाइबिलिटी बढ़ा दिए एक अपने ऊपर, क्योंकि अभी तक आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया। सैलरी प्रीपेड, एकदम क्लियर लिखा हुआ रहा है क्वेश्चन में कि सैलरी प्रीपेड है, मतलब एडवांस सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है। इसको हम लोग प्रीपेड सैलरी भी बोल सकते हैं। मतलब सैलरी जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा प्रीपेड है। और प्रीपेड जब भी सैलरी पे किया गया होगा ना, सैलरी प्रीपेड आपने किया होगा, तो आपका कैश घट गया होगा, आपका कैश घट गया होगा। और सैलरी प्रीपेड एक एसेट है, प्रीपेड सैलरी क्या है ना, एक एसेट है। सैलरी प्रीपेड यानी प्रीपेड सैलरी एक एसेट है, वो बढ़ जाएगा। आपने सैलरी को एडवांस में पे किया तो आपका तो कैश बढ़ गया और साथ में एक एसेट भी बढ़ गया, लायबिलिटी कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथा, आपने जो सैलरी पे कर रखा है उसमें कुछ एडवांस भी है। क्वेश्चन जरा देखना, इंक्लूड्स प्रीपेड सैलरी, इंक्लूड्स प्रीपेड सैलरी। आपने जो सैलरी पे किया है उसमें से 5,000 पे किया, उसमें से 3,000 एडवांस है। तो वैसे सिचुएशन में जरा ध्यान देना है। तो एक तो जो सैलरी पे किया हुआ है, ऑलरेडी पे किया है, उसमें एडवांस सैलरी निकला है, तो एसेट तो बढ़ गया ना। सैलरी प्रीपेड हुआ तो एसेट एक बढ़ गया। और साथ में हमको क्या हुआ, एक एक्सपेंस हमने कर रखा था, हमने एक एक्सपेंस कर रखा था सैलरी, उसमें से एडवांस सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है। तो प्रीपेड सैलरी है, मेरा एसेट बढ़ गया। और साथ में खर्चा हो गया, तो खर्चे के कारण हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए 13 नंबर टॉपिक में आते हैं। कोई इनकम का बात कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, सबके साथ आप ले सकते हैं। तो मान लेते हैं इंटरेस्ट आपको कैश में प्राप्त हुआ। अब कैश में कैश नहीं लिखा रहेगा, मान लो सीधे लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वैसे ट्रांजेक्शन को आप कैश ट्रांजेक्शन समझेंगे। तो कैश बढ़ गया। और इंटरेस्ट एक इनकम है, जब भी इनकम बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। सर बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब आपने पे नहीं किया, मतलब आपको इनकम अभी तक मिला नहीं, इसको बोलते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू हो चुका है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको दूसरे शब्दों में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल सकते हैं। चूंकि इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग ना इस्तेमाल करके हमारे इंडिया का कल्चर है, हम उसको एक्रूड लिखते हैं, बकाया इनकम। और एक्रूड इनकम एक एसेट होता है, और जैसे ही एक एसेट है, एक एसेट है, तो हम क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट जो एसेट है उसको बढ़ा देंगे। और साथ में हमको कैपिटल भी बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें फायदा हो गया, इंटरेस्ट मिलने वाला है तो फायदा ही है ना, तो हम फायदा से बढ़ा देंगे कैपिटल को। तीसरा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसा मिला लेकिन एडवांस में मिला, एडवांस इनकम मिला तो पैसा तो आपको मिला है भाई, तो कैश बढ़ेगा। और साथ में इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ना इन एडवांस, ये एक लायबिलिटी है, ये एक लायबिलिटी है, तो उसकी जगह पे ये नाम लिखेंगे एडवांस इनकम, तो ये हमारा बढ़ जाएगा। कैश भी बढ़ा क्योंकि इंटरेस्ट मिला कैश में, लेकिन एडवांस में मिला, यानी मेरे पे एक लायबिलिटी भी बढ़ गया। 14 नंबर टॉपिक पे आते हैं, जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत बार हम पूछते हैं अपने एग्जाम में और बच्चे गलत करते हैं। इंटरेस्ट और कैपिटल, क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल का मतलब पूंजी पे इंटरेस्ट,
मैं जरा समझा दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक। ये बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और ये प्रोप्राइटर है। इसने बिजनेस में कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया, तो बिजनेस का फर्ज बनता है ना कि उस पूंजी पे इसको इंटरेस्ट दे, क्योंकि मान लो ये बैंक में जमा करता है ये मालिक, तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। तो फर्म भी क्या करता है ना, इंटरेस्ट देता है कैपिटल पे। जितना कैपिटल, मान लो 5 लाख रुपया कैपिटल लिया है फर्म मालिक से, तो मालिक को इंटरेस्ट देता है, देता नहीं है, उसके कैपिटल में बढ़ा देता है एक तरह से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यूं सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूं सोचो कि इस ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इस पे, इस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि 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 एक तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है। सवाल ये उठता है कैसे, और एक तरफ एक्सपेंस है। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम भी कैसे हो रहा है और एक्सपेंस भी कैसा हो रहा है। एक तरफ इनकम भी हो रहा है और एक्सपेंस भी हो रहा है, मतलब इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंस घट रहा है। इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंस घट रहा है। जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए, फर्म के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटिटी के लिए एक्सपेंस है। और जैसे ही एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के कारण कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने कैपिटल माइनस कर दिया, हमने जो है कैपिटल क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि खर्चा हुआ। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो कैपिटल को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो कैपिटल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे कैपिटल को बढ़ा देता है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी कैश में नहीं दे रहा है मालिक को, वो अपने ही पास रख रहा है। नहीं समझे? समझिए जरा ध्यान से। ये जो, मान लो ये कपड़ा दुकान है, राम, राम कपड़ा दुकान, राम कपड़ा दुकान, दुकान का नाम है कपड़ा दुकान, ठीक है, राम कपड़ा दुकान या राम किराना दुकान। तो ये राम किराना दुकान, ये जो कैपिटल लिया है राम से, उस पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट बढ़ा तो खर्चा हुआ, लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं किया अभी, खर्चा कर दिया कि ठीक है हम दे देंगे। अब देने के बजाय क्या किया कि उसके कैपिटल में जाके बढ़ा दिया, कैपिटल में जाके जोड़ दिया। ये जो 5 लाख मान लो पूंजी लिया था, उसी 5 लाख में मान लो कि 50,000 का इंटरेस्ट हुआ, उसको हम उसमें जोड़ दिए। 10% का इंटरेस्ट है तो 50,000 हुआ 5 लाख का, तो 50,000 जाके 5 लाख में जोड़ दिए। तो उस समय हमें इनकम हो गया, कैपिटल बढ़ गया तो हम बढ़ा देंगे। क्लियर है ना? 15 ठीक उसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें भी एक बार कैपिटल जो है वो प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कैसे भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? ये मालिक है, ठीक है, और ये बिजनेस है, ठीक है। अब मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, पर्सनल यूज, घर के यूज को बोलते हैं पर्सनल यूज। बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, और जब विड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अब इस ड्राइंग पे जब वो इंटरेस्ट फर्म देगा, तो मालिक का भी रूल है कि वो उस पे इंटरेस्ट भरेगा, अपने ही बिजनेस में इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बिजनेस से हम पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना।
तो बिजनेस से जब भी पैसा निकालते हैं तो उनको पेनाल्टी थोड़ा भरना चाहिए। जब बिजनेस पे हम पैसा लगाते हैं तो बिजनेस हमको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक उसी प्रकार हम बिजनेस से अगर पैसा निकालते हैं तो बिजनेस भी थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेगा हमसे। और जब भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना हमारे ड्राइंग पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो बिजनेस के लिए इनकम हो गया, इनकम हो गया तो कैपिटल को प्लस कर दिया। लेकिन ये इनकम बिजनेस को कैश में प्राप्त नहीं हुआ, वो तो क्या करता है, ड्राइंग में ऐड कर देता है और ड्राइंग कैपिटल को घटाता है। अब 10,000 रुपया ड्राइंग किया था, उस पे 1,000 इंटरेस्ट हो गया, तो अब 11,000 हो गया ना उसका ड्राइंग। तो ड्राइंग से कैपिटल घटेगा, तो एक बार कैपिटल बढ़ा और एक बार कैपिटल घटा तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जरा इसे ध्यान से रिपीट करके सुन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात बताया अभी। डेप्रिसिएशन का जरा पढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, कोई भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो वो जो फिक्स्ड एसेट है जिस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो एसेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के कारण फर्म को लॉस होगा, इसीलिए कैपिटल भी वहां पे माइनस हो जाएगा। एकदम कोई सवाल नहीं पड़ा, जी है ये वाला। 17 नंबर आते हैं बैड डेप्ट। ये जो बैड डेप्ट होता है ना, वो मेरा डेटर करता है, देनदार जिससे हमको पेमेंट लेना है ना, वो पैसा नहीं देता है किसी कारणवश, या तो उसकी डेथ हो जाती है या भाग जाता है या बेईमान निकल जाता है। तो जब भी हमको बैड डेप्ट होगा ना, तो हमें तो पैसा प्राप्त होने वाला नहीं है। और जब भी प्राप्त नहीं होने वाला है तो मेरा डेटर तो अब हमको पैसा नहीं देगा, इसलिए डेटर को हम घटा देंगे। और साथ में बैड डेप्ट एक लॉस है, और लॉस के कारण हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। 18 नंबर में आते हैं डिस्काउंट रिसिव्ड। डिस्काउंट रिसिव्ड, और डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो क्या बनाएगा, जरा एक क्वेश्चन बना लेते हैं। पेड रुपीज 1900 टू क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर को 1900 रुपया पे किया, राम जिसका नाम था, इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹2,000। हमने अपने क्रेडिटर को 1900 रुपया पे किया जिसका नाम था राम। पे करना था 2,000, हमें पे करना था कितना, 2,000। हमारा जो क्रेडिटर राम था उसको हमें पे करना था 2,000। अब उसको फाइनल पेमेंट कर दिया 1900, यानी कि हमको वो 100 रुपया का छूट दे दिया, है ना। तो जैसे ही हमने पे किया मेरे भाई, जैसे ही हमने पे किया, एक तो हमें कैश घट गया 1900 रुपया से, और 1900 रुपया से कैश घट गया, और साथ में क्या, हमारा जो क्रेडिटर है राम, वो भी घट गया। लेकिन क्रेडिटर कितना से घटा, 2,000 से। अब ये देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन तो मैच कर नहीं रहा है। 1900 रुपया हमने पे किया तो ठीक है भाई, कैश घटा दिया 1900 रुपया से। लेकिन क्रेडिटर कितना का था, 2,000 का, तो क्रेडिटर तो 2,000 से घटा ना। तो सर हमें यहाँ पे पेमेंट करने में 100 रुपया का इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है। अब भाई किसी को 2,000 देना था, हमको 100 रुपया छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो 100 रुपया मेरे लिए गेन है। और गेन के कारण मेरा जो कैपिटल है ना भाई, वो इंक्रीज कर जाएगा 100 रुपया से। अब मिलाओ, अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच कर गया, 1900 दोनों तरफ आ गया। भाई लायबिलिटी और कैपिटल एक तरफ होता है, ये आरएचएस में होते हैं, और ये एलएचएस में होते हैं। एलएचएस में हमने 1900 घटाया, और आरएचएस में 2000 घटाया और 100 रुपया बढ़ा दिया, तो दोनों तरफ 1900 हो गया ना। ठीक है सर, जल्दी जल्दी आते हैं भाई, 19 नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड वाला एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन अलाउड में आते हैं, मतलब हमारा खर्चा वाला डिस्काउंट। मान लेते हैं, सॉरी, रिसीव्ड रुपीज 1900
फ्रॉम डेटर, हमने एक डेटर से 1900 प्राप्त किया, डेटर से 1900 प्राप्त किया इन फुल सेटलमेंट, हमने फुल सेटलमेंट में डेटर से प्राप्त किया ऑफ 2000। हमारे डेटर से हमको 2000 लेना था लेकिन हमने 1900 प्राप्त किया, यानी कि हमने यहाँ पे 100 रुपया का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए लॉस हो गया। ध्यान से सुना, हम जब भी डिस्काउंट पे करेंगे तो मेरे लिए लॉस होगा। हमको 1900 रुपया प्राप्त हुआ अपने डेटर से फुल सेटलमेंट में, 2000 हमको प्राप्त होना चाहिए था लेकिन प्राप्त कितना हुआ 1900। तो कैश जो है 1900 से हम घटा देंगे, बढ़ा देंगे, सॉरी, प्राप्त हुआ है, लेकिन जो डेटर है एसेट उससे हम 2000 रुपया घटा देंगे। 1900 रुपया कैश प्राप्त हुआ है लेकिन डेटर तो घट गया 2000, तो 1000 को जो नुकसान हुआ हमको, 2000 के बदले जो हमको 1900 मिला, उससे उस नुकसान से हम कैपिटल जो है 100 रुपया से डिडक्ट कर देंगे। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन बराबर हो गया, 100 रुपये उधर घटा लो, बराबर हो गया ना, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे भाई। इनकी बैलेंस देखो, हम 1900 प्लस किए और 2000 माइनस कर दिए, यानी माइनस 100 रुपया है ना, और यहाँ हम कैपिटल को, हमारा लॉस हुआ तो कैपिटल हम घटाएं 100 रुपये से, तो ये भी माइनस 100 रुपया है। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच किया कि नहीं? हाँ सर, समझ गया समझ गया, बहुत अच्छा, यही समझाना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा छोटा छोटा बात है, इसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूँ, है ना। 20 नंबर आ जाओ, परचेज रिटर्न हमने पढ़ा था, जरा सेल्स रिटर्न पढ़ लेते हैं। मान लें रुपीस, यहाँ लिखो गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 300 sold for rupees 400 is returned, क्वेश्चन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 300 सोल्ड फॉर 400 इज रिटर्न। एक गुड्स था जिसका कॉस्ट प्राइस था 300, हमने बेचा था, वो वापस आ गया, और जब हम बेचे होंगे तो हमने स्टॉक घटा दिया होगा, हमने बेचा होगा तो स्टॉक 300 रुपया से हमने घटा दिया होगा। अब मेरा वापस सामान आ जा रहा है तो स्टॉक हम 300 रुपया से बढ़ा देंगे, और साथ में हमारा डेटर जो है जिसको हम बेचे हैं, जिसने हमें वापस किया है, वो 400 रुपया से फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 400 रुपया से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान से सुनो, हमारा स्टॉक 300 रुपया से बढ़ गया क्योंकि हमने जो बेचा था सामान वापस आ गया, सामान वापस आया तो स्टॉक बढ़ गया, बढ़ा दिया हम स्टॉक। सामान कौन वापस किया, तो डेटर किया, डेटर को हम बेचे होंगे, प्रॉफिट जोड़ के ही बेचे होंगे ना, अब तो मुझे वापस कर दिया, तो मेरा जो डेटर है वो 400 रुपये से घट गया। तो जो 100 रुपया का जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, जो हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा जब बेचा होगा, तो इस बार आप कैपिटल क्या करेंगे ना, 100 रुपया से माइनस कर देंगे, 100 रुपया से कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा, क्योंकि उस समय प्रॉफिट हुआ था ना। अब प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। हमारा जो 100 रुपया का प्रॉफिट किया थे जब हम बेचे थे, अब जब सामान वापस किया तो प्रॉफिट रहा नहीं, तो प्रॉफिट हम घटा देंगे। 21 नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन, अब खत्म हो गया टॉपिक, लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक है, बच्चे बोर नहीं हो जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर हम कैश में देंगे तो मेरा कैश डिक्रीज करेगा और लोन भी डिक्रीज करेगा, लोन भी, सॉरी, लोन का कैपिटल, कैपिटल मतलब एक्सपेंस है तो कैपिटल मेरा माइनस हो जाएगा।
22 नंबर, पेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विथ इंस्टॉलमेंट। मान लेते हैं 2000 प्लस 10,000। हमने क्या किया बच्चे कि इंटरेस्ट बैंक लोन पे किया और साथ में हमने इंस्टॉलमेंट भी दिया। आपको याद है, आपको मालूम होना चाहिए, ईएमआई समझते हैं ना, उसको बोलते हैं। ईएमआई में इंटरेस्ट भी देना होता है। मान लें हमने बैंक में लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है घर बनाने के लिए, हाउसिंग लोन, या बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन लिया है। और जब बिजनेस लोन लिया है तो आप लोन तो चुकता करेंगे, इंस्टॉलमेंट में चुकता करेंगे और साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हर बार इंस्टॉलमेंट पे चुकता करेंगे और साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। वैसी स्थिति में आपने इंटरेस्ट पे किया और इंस्टॉलमेंट में भी पे किया, इंस्टॉलमेंट भी पे किया, तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिला के बैंक से आपका कितना माइनस हो गया? 12,000 रुपया का माइनस हो गया। साथ में ये जो बैंक लोन आपने ले रखा होगा ना, उस बैंक लोन में से 10,000 रुपया आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि लोन का तो 10,000 है, ये लोन वाला अमाउंट है और ये इंटरेस्ट वाली अमाउंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। और 2,000 रुपया जो है, जो बच गया, वो भी माइनस होगा, लेकिन बैंक लोन से नहीं माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि हमें लॉस है। जब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस फॉर्म के लिए लॉस होता है, खर्चा होता है, और उस खर्चे के कारण हमारा 2,000 से कैपिटल घटेगा। लोन भी हमने चुका दिया तो लोन 10,000 से घट गया, लायबिलिटी मेरा 10,000 से घट गया, और 2,000 हमने इंटरेस्ट भी चुकाया तो 2,000 कैपिटल भी मेरा घट गया खर्चा से, खर्चा के कारण। तो ये जो हमने आपको पढ़ाया है आज, बहुत सारा आपको टॉपिक बताया है, जो रूल्स फॉर अकाउंटिंग क्वेश्चन, अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ना बच्चे, आप स्टॉप करके पॉज करके 2 बार में देखिए, लंबा लेक्चर अगर हो गया तो, और इसको बहुत अच्छा से समझेंगे, देखेंगे, बैक करके एक बार समझेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यानी पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बन जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। बाय बाय।